नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल फाइनेंस विद आलोक पे। और आज मैं एक बहुत बड़े कॉन्सेप्ट इन्फ्लेशन और महंगाई के ऊपर बात करने वाला हूं और बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाने वाला हूं कि इन्फ्लेशन क्या होता है, महंगाई क्या होती है और ये किस तरीके से हमारे सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट पे असर डालती है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये हमारे पर्सनल फाइनेंस कोर्स का एपिसोड 6 है। हमने 5 एपिसोड पहले भी शूट कर दिए हैं। तो पर्सनल फाइनेंस क्या होता है, नीड्स क्या होती हैं, वांट्स क्या होती हैं, आप जाकर के मेरे पहले पिछले वाले 5 एपिसोड भी देख लीजिए। आज का टॉपिक है महंगाई, इन्फ्लेशन, जो आपके पैसे का सबसे बड़ा दुश्मन है। और वीडियो का कोर मैसेज है कि अगर आपका पैसा इन्फ्लेशन से तेज नहीं बढ़ रहा है तो आप धीरे धीरे गरीब हो रहे हैं, चाहे आपकी सैलरी कितनी भी बढ़ रही हो। तो कहने का मतलब है कि आपका पैसा भी इन्फ्लेशन को बीट कर सके, इस लेवल का उसमें ग्रोथ होना जरूरी है। और क्या आपने महसूस किया है, मेरे हाथ में देखिए ये एक 100 रुपए का नोट है। आज के टाइम की इसकी वैल्यू और पिछले के टाइम की इसकी वैल्यू जब आप छोटे थे तब बहुत अलग है। तो आपने महसूस किया होगा कि पहले 100 रुपए में हम जितनी चीजें खरीद सकते थे, आज ये नहीं खरीद सकते हैं। तो यही इन्फ्लेशन है और यानी यही महंगाई है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि इन्फ्लेशन क्या है, ये आपकी सेविंग्स और वेल्थ पे कैसे असर डालता है और इससे बचने के लिए हमारे को क्या करना चाहिए। इस वीडियो में मैं पहले ही बता देता हूं कि मैं सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करें, आप कोई भी फाइनेंशियल अप्रोच लें, आप अपने एक्सपर्ट सलाहकार से सलाह जरूर कर लें। यह वीडियो केवल एक एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। तो देखते हैं इन्फ्लेशन क्या है। इन्फ्लेशन क्या है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी विथ टाइम गुड्स और सर्विसेज की प्राइस में इंक्रीज हो जाना, इसे कहते हैं इन्फ्लेशन। तो जैसे मान के चलते हैं कि जब आप छोटे थे या हम छोटे थे तब पेट्रोल 15 या 20 रुपए लीटर आता था, आज पेट्रोल 100-105 रुपए लीटर है। तो यह है इन्फ्लेशन। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी मैं आपको 20-25 साल पुरानी बात बता रहा हूं और 20-25 साल के बाद आज की बात। तो विथ टाइम एकदम से नहीं होता है। तो जब हम टाइम का कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पे टाइम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि एक ही चीज खरीदने के लिए आज की डेट में, करंट डेट में हमारे को पास्ट की जगह ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। ये है इन्फ्लेशन। और इसका एक फ्यूचर एग्जाम्पल समझते हैं कि जैसे मान के चलिए कि आज कोई भी आर्टिकल, कोई भी फल जैसे 100 रुपए किलो है और नेक्स्ट ईयर अगर ये 108 रुपए किलो हो जाता है तो ये इन्फ्लेशन है। इसमें 8% के प्राइस का इंक्रीज हो चुका है। अब समझते हैं कि परचेजिंग पावर क्या होती है। परचेजिंग पावर वो होती है कि जैसे एक पर्टिकुलर अमाउंट से आप कितनी चीजें खरीद सकते हैं। जैसे हो सकता है कि पहले 100 रुपए के अंदर आप 10 चीजें खरीद सकते हो और आज उसी 100 रुपए से आप 8 चीज, 7 चीज या 6 चीज खरीद सकें। इसे कहते हैं कि चेंज इन द परचेजिंग पावर। तो पैसा वही है, यानी 100 रुपए का नोट, 100 रुपया वही है, लेकिन उसकी ताकत, उसकी जो पावर है वो कम हो गई है और यही परचेजिंग पावर का कम होना होता है। तो इन्फ्लेशन का जो सीधा इफेक्ट होता है, महंगाई का जो सीधा इफेक्ट होता है, वो आपके रुपये की वैल्यू पे होता है, वो आपके परचेजिंग पावर पे होता है। जितना इन्फ्लेशन बढ़ेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स बढ़ जाएगा और आपका जो रुपया है उसकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। तो आपको ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे सेम आर्टिकल को खरीदने के लिए। अब जानते हैं कि एक प्रैक्टिकल एग्जांपल परचेजिंग पावर का। मान लीजिए कि आपके घर में 10 लाख रुपए का कैश है और 10 साल तक आपने उस कैश को घर में ही रखा। तो उस कैश के अंदर कोई भी ग्रोथ नहीं हो रही है, बिकॉज आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं रखा है और वो अमाउंट, वो राशि आपके घर में ही है। तो 10 साल के बाद आप देखेंगे कि वो 10 लाख रुपया एज इट इज 10 लाख रुपया ही रहेगा। लेकिन उस 10 लाख रुपए से जो आप चीज 10 साल के बाद खरीद सकते हैं, उसकी जो मात्रा है वो काफी कम हो जाएगी। यानी कि राशि वही है, 10 साल पहले भी 10 लाख था और 10 साल बाद भी 10 लाख रुपए है, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसकी कीमत घट चुकी है। उन 10 लाख रुपए की परचेजिंग पावर कम हो चुकी है। अब बात करते हैं कि केवल सेविंग्स सफिशिएंट क्यों नहीं होती है। सेविंग्स करना बहुत जरूरी होता है, लेकिन यह समझना जरूरी है कि सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स में क्या फर्क है। आपने एक सेविंग करके घर पे 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए का इमरजेंसी फंड, लिक्विड कैश रख लिया है और अगर मान के चलिए कि उसको इन्वेस्ट नहीं किया है तो उस पैसे में कोई भी ग्रोथ
नहीं होती है। तो सेविंग सिक्योरिटी के लिए होती है और इन्वेस्टिंग ग्रोथ के लिए होती है। और जब तक पैसे में ग्रोथ नहीं होगी तब तक वो आपके इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर सकता है। ये एक ब्रॉड डिफरेंस है। तो इमरजेंसी फंड बनाने के लिए, लिक्विड कैश कुछ घर पे रखने के लिए आप सेविंग्स जरूर कीजिए, लेकिन लंबे समय पर एक फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा। और वो इन्वेस्टमेंट इस तरीके से करना पड़ेगा कि जो आपके इन्फ्लेशन को बीट कर सके। ये पर्सनल फाइनेंस का कोर्स है और इसमें मैं धीरे धीरे बताऊंगा, अभी हमने स्टार्ट किया हुआ है। सभी सेविंग स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा आगे जब आप इस कोर्स में बने रहेंगे। तो किस तरीके से बेस्ट सेविंग स्ट्रेटेजी होती हैं जो इन्फ्लेशन को भी बीट कर सके। तो याद रखिएगा कि केवल सेविंग्स ही नहीं करनी है, हम लोगों को इन्फ्लेशन और महंगाई को बीट करने वाले ऐसे इन्वेस्टमेंट्स करने हैं जो इन्फ्लेशन से आगे हों। अब बात करते हैं कि इन्फ्लेशन के कारण क्या होते हैं। देखिए, इन्फ्लेशन के मुख्य जो कारण हैं, मेन 3-4 हैं। जैसे इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड बढ़ गई है। सडनली एक प्रोडक्ट ऐसा है कि उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई है। जब डिमांड बढ़ गई है तो सब लोग उसको खरीदना चाहते हैं, और जब सब लोग खरीदना चाहते हैं और सप्लाई अगर लिमिटेड होती है तो प्राइस बढ़ जाती है। दूसरा होता है इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट। अगर रॉ मटेरियल में प्राइस बढ़ गया है या फ्यूल एंड कॉस्ट में प्राइस बढ़ गया है तो प्रोडक्ट की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। और सप्लाई में कमी आना भी इन्फ्लेशन का बहुत बड़ा कारण है। जैसे अभी आपको एग्जांपल देते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया है, वॉर की कंडीशंस है, तो वहां से जो डीजल, एलपीजी और फ्यूल की सप्लाई आ रही है वो रेस्ट्रिक्टेड हो रही है। तो सप्लाई कम हो गई है और इधर डिमांड तो कम नहीं हुई है, सप्लाई कम हुई है, डिमांड वही है। तो आपने देखा कि प्राइस बढ़ गया है। कितना ज़्यादा प्राइस बढ़ गया है। जो पेट्रोल डीजल 85 to 90 की रेंज में था, वो पेट्रोल और डीजल करीब 100 to 110 की रुपीज़ में रेंज कर रहा है। इसे कहते हैं कि सप्लाई में कमी आ जाना। और सप्लाई में कमी आने का बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे वॉर की तो सिचुएशन एक है ही, प्लस कई बार फैक्ट्रीज में स्ट्राइक हो जाती है, कई बार रॉ मटेरियल की ही अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती है। इस वजह से ये सारे फैक्टर्स होते हैं। और आप ये देखेंगे कि ये फैक्टर कोई भी अलोन वर्क नहीं करता है, सब इंटर रिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट होते हैं। एक दूसरा फैक्टर आता है कि मोर मनी इन द इकोनॉमी सर्कुलेशन। हम लोग बार बार न्यूज में सुनते हैं कि आरबीआई हर बार टाइम टू टाइम पीरियोडिकली अपनी जो क्रेडिट पॉलिसीज हैं उसको रिवाइज करता है, रेपो रेट्स में चेंज करता है, रिवर्स रेपो रेट में चेंज करता है। वो इसलिए चेंज करता है कि टाइम टू टाइम इन्फ्लेशन और महंगाई को चेक करने के लिए वो जो पैसा हमारी इकोनॉमी में सर्कुलेट हो रहा है, जैसे आपके पास जो है, मेरे पास जो है, और जो आम पब्लिक के पास पैसा घूम रहा है रोजमर्रा का खर्च करने के लिए, उसको कंट्रोल करता है। तो वो सारी पॉलिसीज भी इन्फ्लेशन के रिगार्ड में गवर्नमेंट टाइम टू टाइम चेंज करते हैं। एक बड़े एग्जांपल से समझते हैं। देखिए कैसे ये फैक्टर्स इंटरडिपेंडेंट है। अगर मान के चलिए कि इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा पैसा सर्कुलेट हो जाएगा, तो बहुत ज़्यादा पैसा सर्कुलेट होने की वजह से सबके पास पैसा रहेगा, आपके पास भी पैसा आ जाएगा, मेरे पास भी पैसा आ जाएगा, और तमाम जनता के पास पैसा आ जाएगा। जब तमाम जनता के पास ये सारा पैसा आ जाएगा तो उनकी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी, वो खर्च करना चाहेंगे, वो प्रोडक्ट परचेज करेंगे। और जब प्रोडक्ट परचेज करने पहले 10 जने जाते थे, अब 100 जने जाएंगे, तो उस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाएगी। जैसे ही डिमांड बढ़ जाएगी, और अगर फैक्ट्री के प्रोडक्शन में कैपेसिटी एनहांस करने की क्षमता नहीं है तो सप्लाई में कमी आ जाएगी। तो यहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई बहुत कम है, तो हम इसे कहते हैं कि डिमांड सप्लाई गैप। तो ये सारे जो प्रिंसिपल्स हैं वो इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स हैं। तो जो हम मैं आपको ईजी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। तो बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई है, डिमांड इतनी हो गई है, सप्लाई इतनी ही है। अब इतने सारे लोग इतनी सारी चीज़ों को लेना चाहते हैं, तो क्या होगा, डेफिनेटली सबको तो नहीं मिल पाएगी। अगर 15 आर्टिकल हैं तो 15 ही बेचे जाएंगे। तो ऐसे में डिमांड की वजह से इसका प्राइस बढ़ जाएगा, तो और इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो इसीलिए आरबीआई होती है, जो गवर्नमेंट होती है, वो बहुत सोच समझ के ये टाइम टू टाइम चेक करती रहती है कि इकोनॉमी में मनी का सर्कुलेशन क्या है। अदरवाइज जो करंट इन्फ्लेशन को कर्ब करने के लिए वो क्रेडिट पॉलिसीज का चेंज करती है, कहीं वो इन्फ्लेशन बढ़ा ना दे। इसीलिए ये सारे कारण अपने आप में इंटरकनेक्टेड होते हैं। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का मैंने एग्जांपल दिया है कि फ्यूल की वजह से कास्केडिंग इफेक्ट कितने हैं। देखिए, फ्यूल महंगा हो गया है तो सब्जियों की ढुलाई, कच्चे माल की ढुलाई सब फ्यूल के ऊपर डिपेंड करती है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट फर्क उनकी कॉस्ट पे भी आएगा। तो अगर फ्यूल की सप्लाई की कमी है तो फ्यूल के प्राइस बढ़ जाएंगे, फ्यूल के प्राइस बढ़ने से
रॉ मटेरियल के प्राइस बढ़ जाएंगे, रॉ मटेरियल के प्राइस बढ़ने से प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ जाएंगे, प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ने की वजह से इसका सीधा इफेक्ट इन्फ्लेशन के ऊपर आएगा। तो ये सारे कनेक्टेड हैं। और एक चीज ये समझ के चलिए कि महंगाई एक नॉर्मल इकोनॉमिक प्रोसेस है और समय के साथ साथ सभी कंट्री की इकोनॉमीज में हर लेवल पे अलग तरीके से वर्कआउट करता है। एक वक्त ऐसा था जब सोना 4,000 रुपए का 1 तोला हुआ करता था। आज के लेवल्स क्या है, 1.25 लाख से लेकर 1.5 लाख से लेकर 2.25 लाख तक के लेवल हैं। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो सप्लाई और डिमांड के गैप को कम या छोटा करते हैं और इस तरीके से महंगाई बढ़ जाती है और जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उसके प्राइस में डिफरेंस आता है। अब बात करते हैं कि इन्फ्लेशन को कैसे हराएं। मैं एक बहुत जनरल प्रिंसिपल यहां बात करता हूं कि जैसे आपकी इनकम है, आप सेविंग्स कीजिए, इमरजेंसी फंड बढ़ाइए, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट यहां पे आपको ये देखना है कि इन्वेस्टमेंट्स जो हैं आपको ग्रोथ ओरिएंटेड फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे। इस कोर्स के दौरान आगे आपको पता लगेगा कि ऐसे कौन कौन से ऑप्शंस हैं जहां पे आप ग्रोथ के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्ड करिए, मतलब कहने का यह है कि जैसे इमरजेंसी फंड 1 लाख 2 लाख 3 लाख जितना भी आपकी जरूरत के हिसाब से केवल उतना ही कैश में बना करके रखिए। अदरवाइज आप सारे इन्वेस्टमेंट्स को अपने ग्रोथ जनरेटिंग असेट्स, ग्रोथ जनरेटिंग पोर्टफोलियो में आप उसको इन्वेस्ट करके रखिए। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड्स हैं, स्टॉक्स हैं, कुछ एफडीज होती हैं जो लार्जर टेन्योर की होती हैं, जो समय समय पर गवर्नमेंट बताती है कि भाई आप इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको ज्यादा रिटर्न मिलेगा। तो इस तरीके से मतलब एक प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट के जरिए ही हम इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं। अब जैसे मैंने बात करी प्लानिंग एंड इन्वेस्टमेंट, मान लीजिए कि एक एग्जांपल से समझते हैं कि आपके बच्चे की हायर एजुकेशन का खर्च लेटर से 20 लाख रुपए है और अगर हर साल कॉस्ट ऑफ एजुकेशन बढ़ती है तो हो सकता है कि 15 साल के बाद जो खर्च करना पड़े बच्चों की एजुकेशन में वो सेम नहीं रहे। तो अगर आप केवल सेविंग्स के भरोसे चलेंगे तो आप इस फाइनेंशियल गोल्स को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो प्लानिंग एंड इन्वेस्टमेंट इसलिए होता है कि आपको इन्फ्लेशन को ध्यान रखते हुए इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 15 साल के बाद आपको जो पैसे की जरूरत पड़ेगी तो वो आपका इन्वेस्टमेंट उतना परसेंटेज रिटर्न देके आपके फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में मदद करें। अगले एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, पैसा किस तरीके से आपके लिए काम करता है और चक्रवाती ब्याज क्या होता है जिसकी वजह से ही आपका कॉर्पस एक बहुत अच्छे लेवल पे क्रिएट हो सकता है। हमेशा ये याद रखिए कि महंगाई कभी भी हॉलीडे नहीं लेता है। आप सो रहे हैं, जग रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, इसीलिए हमारे को फोकस क्या करना है कि हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं, हमारे पास जितना भी पैसा फंड है वो लगातार बढ़ना ही चाहिए और इस तरीके से बढ़ना चाहिए कि वो इन्फ्लेशन बीटिंग हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इन्फ्लेशन 8% हो और आपके इन्वेस्टमेंट आपको 5% का रिटर्न दे रहे हैं। इससे भी आप बहुत जल्दी अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो आज के एपिसोड में हमने सीखा कि इन्फ्लेशन क्या है, परचेजिंग पावर क्या होती है, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स में क्या अंतर है और क्यों फाइनेंशियल प्लानिंग में इन्फ्लेशन को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आप अपने घर पे भी पूछ सकते हैं अपने दादा दादी से, अपने मम्मी पापा से कि वो जब छोटे थे तो उस समय दूध का भाव क्या था, पेट्रोल क्या था, स्कूल की फीस कितनी हुआ करती थी, आज कितनी है। यही रियल जो कंपैरिजन है, यही वास्तविक इन्फ्लेशन है। अगर 30 साल पहले जो चीज 1 रुपए की होती थी आज वो 100 रुपए की है, तो 100 गुना जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंक्रीज हुआ है, दिस इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और मेरे चैनल के साथ जुड़ जाएंगे। इसी तरीके की सिंपल जानकारियां मैं आपके लिए लेकर के आता रहता हूं और वीडियो आपके लिए बनाता रहता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।